में वे पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी मीडिया से बात कर रहे हैं। कॉलोनी में, मंजूर कॉलोनी में, डिफेंस व्यू में, जुनेजो टाउन में जहाँ पानी की क्राइसिस है वो भी हम हल कर लेते हैं और इंशाल्लाह ताला ये इससे ज़्यादा चलना नहीं है। जैसे ही इससे ख़त्म होगा 2 से 3 हफ्तों में वो काम मुकम्मल हो जाएगा और कश्मीर कॉलोनी, मंजूर कॉलोनी, डिफेंस व्यू और जुनेजो टाउन में भी पानी के जो थोड़े से क्राइसिस हैं इंशाल्लाह ताला उसको भी। तीसरी लाइन हमारी पानी की जो है वो कोरंगी से चखरा गोट से जो लाइन आती है जिससे कश्मीर कॉलोनी और अख्तर कॉलोनी को पानी मिलता है, इसकी बहुत ही बुरी हालत है और पानी वहाँ से बिल्कुल ना आने के बराबर है। उस लाइन को तब्दीली का हमारा मंसूबा था, वो स्कीम वाटर बोर्ड ने गलत बना दी थी, उसको दोबारा से हमने कैंसिल करवाया, दोबारा स्कीम बनवाई, उसमें ताख़ीर हुई, वो काम अभी शुरू नहीं हुआ और इंशाल्लाह ताला वो काम जैसे शुरू होगा उसको 5-6 महीने के अंदर अंदर हम उस काम को मुकम्मल कर लेंगे। तो 3 पानी के मंसूबे किए, एक मुकम्मल हो गया, एक 95% मुकम्मल है और तीसरे में भी काम शुरू होना है, वो हमने किया। इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूं तो जिन इलाकों में सीवरेज और पानी का काम अभी रहता है वहाँ की गलियां और सड़कें आपको मिलेंगी टूटी हुई, मैं मानता हूं कि मिलेंगी, लेकिन जिन इलाकों में हमने सीवरेज और पानी की लाइनें ठीक कर दी हैं उस इलाके में आप जाएंगे आपको गलियां और सड़कें भी बनी हुई मिलेगी। मंजूर कॉलोनी की बेशतर सड़कें और गलियां हमने बना दी हैं, महमूदाबाद की बेशतर गलियां और सड़कें हमने बना दी हैं अब, और ये अपना आजम बस्ती में भी जहाँ पर काम नहीं था वो गलियाँ हमने बना दी हैं, अख्तर कॉलोनी में भी जहाँ पर काम नहीं है वहाँ हमने गलियाँ बना दी हैं। और ये भी एक दिलचस्प बात होगी मेरे मीडिया के दोस्तों के लिए भी कि आज के ज़माने में अख्तर कॉलोनी और कश्मीर कॉलोनी में पूरी यूसी में पानी की लाइनों का इंफ्रास्ट्रक्चर था ही नहीं, ब्रांचें कहीं पे नहीं थी। हमने उन एक एक गली के अंदर हमने ब्रांच डाली है, पूरा पानी का इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी यूसी में डाला है हमने और ये बहुत बड़ा काम था जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने यहाँ करवा दिया। हमने एक फुटबॉल स्टेडियम बनाया है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो जुनेजो टाउन और मंजूर कॉलोनी के दरमियान बन रहा है, उसके साथ एक बहुत बड़ा पार्क बना रहे हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त मयार का पार्क है, मुकम्मल होने के करीब है। लड़कों का कॉलेज हमने यहाँ शुरू करवाया है, उस पर काम हो रहा है। ये एक बड़ा मशहूर बड़ा इशू बना था शहर में, जब यहाँ नाले बन रहे थे तो नाले के साथ रहने वाले घर टूट रहे थे। ये महमूदाबाद नाला जिस पर सैकड़ों लोगों के घर टूट रहे थे, अल्लाह का शुक्र है कि हमने कोशिश की और इस नाले पर किसी एक घर को भी मुकम्मल तौर पर नहीं टूटने दिया। जो घर टूटे हैं वो चंद फुट टूटे होंगे लेकिन पूरा घर किसी का नहीं टूटा। अल्लाह का शुक्र है कि लोग अपने अपने घरों में रह रहे हैं। यहाँ हॉस्पिटल आजम बस्ती में एक था, खंडर था, मरोत साहब ये क्रेडिट लेते हैं कि मैंने बनाया था। भाई तुमने तो खंडर बनाया था, आप मुझे बताओ कि जो बनाया था वो शुरू कब हुआ था, वो चला कब था, कितने मरीजों का इलाज हुआ था। वो खंडर था, चर्चियों मवालियों की आमाजगा बनी हुई थी, वो उस हॉस्पिटल को मुकम्मल कराया, अबंडेंट स्कीम थी उसको निकाला, उसमें से मुकम्मल कराया, उस हॉस्पिटल को बेहतरीन हॉस्पिटल बना रहे हैं। अभी भी उस पर काम हो रहा है, बहुत सारा काम हो गया, थोड़ा बहुत काम रहता है। एक टेक्निकल कॉलेज है, उसका भी क्रेडिट लेता है कि मैंने बनाया था। आप जाकर देखते हो उस टेक्निकल कॉलेज की हालत क्या थी, उससे पूछें कितने दिन वो चला था, वो एक दिन भी नहीं चला। खंडर था, ना खिड़कियां थी, ना दरवाजे थे, ना फर्श था, चर्ची और मवाली हर चीज लेके चले गए थे। वो एक भूत बंगला बना हुआ था। उस पूरे टेक्निकल कॉलेज को रिस्टोर कराया, रिहेबिलिटेट कराया और आज मैं दावा करता हूं कि पूरे कराची में इससे बेहतरीन टेक्निकल कॉलेज नहीं होगा जो जेपटेक के हवाले में किया और इस इलाके के बच्चे और बच्चियां वहां से हुनर हासिल कर रहे हैं और वो कॉलेज चल रहा है। यहाँ और भी बहुत सारे इशूज हैं, इंशाल्लाह ताला हल करेंगे। और जैसे वकार भाई ने भी कहा, सब दोस्त कह रहे हैं कि जो मसाइल को हल करने का सिलसिला हमने शुरू किया है उसको हम आगे बढ़ाएंगे। मैं चैलेंज करता हूं इन तमाम मुखालिफिन को, 88 से मैं अगर काउंट करूं तो 35 साल बनते हैं, 2023 में हम खड़े हैं। मैं 5 साल के लिए वजीर रहा हूं, 30 साल MQM इरफानुल्लाह मरवत या मुस्लिम लीग नून यहाँ से जीती रही है, सब वजीर बने हैं। ये 30 साल की अपनी कारकर्दगी लेकर आ जाएं, हम 5 साल की लाते हैं। अगर 5 साल की कारकर्दगी इनसे बेहतर नहीं होगी इनके 30 सालों से तो हम इलेक्शन लड़ना छोड़ देंगे और इनको कहेंगे यार इलेक्शन लड़ो। यहाँ जो सबसे बड़ी तब्दीली आई है, आप सब इलाके के लोग हैं, सब यहाँ रहते हैं, सब जानते हैं। इरफानुल्लाह मरवत के दौर में यहाँ बदमाशी चलती थी, गुंडागर्दी चलती थी, पुलिस को इस्तेमाल किया जाता था, गरीबों को जलील किया जाता था। जब से पीपुल्स पार्टी यहाँ से जीती है कोई एक शख्स की शिकायत नहीं कर सकता कि हमने गुंडागर्दी की होगी। अगर हमारे किसी शख्स ने भी गलत काम किया है तो हम उसको भी तंबीह करते हैं, उसको भी समझाते हैं कि ये तुम्हें काम नहीं करना है। हमने किसी गलत आदमी की सरपरस्ती नहीं की, किसी बदमाश चोर लुच्चे लफंगे की सरपरस्ती नहीं की। आज भी इस इलाके में जो कैंपेन इरफानुल्लाह मरवत चला रहा है, 75 साल उसकी उम्र है, उसकी बातें सुनो, उसकी तकरीरें सुनो, आपको लगेगा नहीं कि कोई सेटल आदमी बात कर रहा है, डिस्टर्ब आदमी है,
किसका वो आदमी है, धमकियां देता है, गालियां देता है जलसों में खड़े होकर। कोई नॉर्मल आदमी ये कर सकता है? मुझे एक बात बताइए, मुझे एक बात बताएं, मैं कैंडिडेट हूं, असदुल्लाह न्याजी साहब भी कैंडिडेट हैं, असद आलम न्याजी साहब भी कैंडिडेट हैं, वो यहाँ खड़े हो जाएं और कहे ओए मैं तो लोगों के कपड़े उतारता फिर रहा हूं, और मैं तो माँ बहन की गालियां देता हूं, मैं तो लोगों को गोलियां मारता हूं। आप कहेंगे यार ये वोट मांगने आया कि दादागिरी करने आया है? मुझे बताया कि इस लहजे में बात करने वाला आदमी कोई वोट का हकदार है? इस लहजे में बात करने वाला आदमी आपकी नुमाइंदगी करने का हकदार है? इस लहजे में लोगों को डराने वाला, धमकियां देने वाला, गलीज गालियां देने वाला आदमी आपकी नुमाइंदगी का हकदार है? ये शरीफों का इलाका है, ये गरीबों का इलाका है, यहाँ लोग इज्जत के साथ रहना चाहते हैं, यहाँ लोग अपनी इज्जत करवाना चाहते हैं और इज्जत लोगों की करना चाहते हैं। यहाँ गुंडों की, बिच्चों की, लफंगों की, बदमाशों की जगह नहीं है। वो दौर गुजर गया जब तुम बदमाशी करके पोलिंग स्टेशनों पर कब्जे करके एमक्यूएम का तर्ज अमल इख्तियार करके जीत जाते थे। लोगों को डराने वाला, धमकियां देने वाला, गलीज गालियां देने वाला आदमी आपकी नुमाइंदगी का हकदार है? ये शरीफों का इलाका है, ये गरीबों का। आज भी वही चूरन बेच रहा है। कभी कहता है कि सूबाई इलेक्शन कमिश्नर मेरा रिश्तेदार है, मरवत है, वो मुझे जितवाएगा। अच्छा भाई ठीक है बाबा तेरी वजह, काकड़गढ़ में रिश्तेदार है जो वजीर आजम है, वो मुझे जितवाएगा। बड़ी बात है तेरी भाई, काकड़गढ़ को जितवाएगा। कभी एस्टेब्लिशमेंट की बात करता है। ये जो चूरन बेचने वाले हैं उनको एक बात आपको समझनी चाहिए, जो लोग यहां बैठे हैं, उसको आप पर एतमाद नहीं है, उसको आप पर एतमाद नहीं है। वरना कहता ना लोग मुझे जिताएंगे, मैं तो कहता हूं लोग जिताएंगे, मैं तो कहता हूं लोग वोट देंगे, मैं तो लोगों से वोट मांग रहा हूं। मैंने तो किसी को नहीं कहा कि मुझे फलां जिताएगा, फलां जिताएगा, फलां जिताएगा, मैंने तो नहीं कहा किसी को। एक आदमी अगर बरमला अपने लोगों में बैठ के ये बातें करता है कि वजीर आजम मेरा रिश्तेदार है, वो जितवाएगा, ये जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है ये मेरा रिश्तेदार है, ये मुझे जितवाएगा, कभी कहता है कि एस्टेब्लिशमेंट मुझे जितवाएगी, तो भाई अगर ये लोग तुम्हें जितवाने वाले हैं तो फिर इन लोगों के पास वोट मांगने क्यों आते हो? मिन्नत तरले क्यों कर रहे हो? चाय पीने के लिए फोन क्यों करते हो लोगों को? ये सोच आपको समझनी चाहिए कि क्या है। जो आदमी तकिया किया हुआ है किसी और के ऊपर, जो ये समझता है कि वो काकड़ के जरिए असेंबली में जाएगा, जो ये समझता है कि वो जो इलेक्शन कमिश्नर सूबाई लगा है ये उसके जरिए असेंबली में जाएगा, जो ये समझता है कि एस्टेब्लिशमेंट के जरिए असेंबली में जाएगा, तो मुझे बताइए कि क्या वो आपकी सुनेगा? मुझे अगर पता चल जाए ना, मुझे पता चल जाए कि मुझे तो अवैस मरवा अपने असेंबली में भेजना अकेले ने, मैं सुबह शाम इसके दरवाजे में बैठा रहूंगा, जीतने से पहले भी जीतने के बाद भी। लेकिन मुझे पता है कि असेंबली में भेजने वाले आप लोग हैं। मैं इलेक्शन से पहले भी आपके पास बैठा हूं, इलेक्शन के बाद भी आपके पास बैठूंगा, इसलिए कि मुझे वोट आपका चाहिए। मेरे पास ना काकड़ की सपोर्ट है, ना ये इलेक्शन कमीशन की सपोर्ट है, ना एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट है, और ना मैं चाहता हूं। हम आपके जरिए इलेक्शन जीतना चाहते हैं, आपके जरिए असेंबली में जाना चाहते हैं, आपकी खिदमत करना चाहते हैं, आप हमारी ताकत हैं। इरफान मरवत साहब, आपको वोट मांगने का हक है, इस हक को मैं नहीं छीन सकता आपसे। आपके साथ जितने आपके हिमायती हैं उनको आपके लिए वोट मांगने का हक है, यह हक मैं नहीं छीन सकता आपसे, मैं उनसे छीन सकता हूं। वो चाहें तो मेरे पास भी आ सकते हैं कि जी आप बैठ जाइए और इरफान मरवत को वोट कीजिए, उनका हक है। मैं दूं ना दूं ये मेरी मर्जी है। लेकिन जो तरीकेकार आपने इख्तियार किया हुआ है, जिस तरह आप लोगों को फोन करके धमकियां देते हो, ये धमकियां देना मुनासिब नहीं है। मैं बहुत शरीफ आदमी हूं, लड़ाई झगड़े से भागने वाला आदमी हूं, लेकिन जिसने मेरे गले में हाथ डाला है उसको मैंने अपने पैरों में डाला है, ये मैंने साबित किया है। जो मेरे से लड़ा है, मैं बदमाशी नहीं करता हूं, मैं कानूनी तरीके से अपने रास्ते इख्तियार करता हूं। जिसकी गर्दन में सरिया आता है उसकी गर्दन से सरिया निकालना मुझे आता है। तो ये जो बदमाशी और गुंडागर्दी तुमने खत्म शुरू की हुई है, इसको खत्म करो, इलेक्शन लड़ो। इलेक्शन लड़ना तुम्हारा हक है। और खास तौर पे जो लोग इरफान मरवत के साथ काम कर रहे हैं, इस इलाके के नौजवान हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूं कि इलेक्शन जाती दुश्मनी नहीं होती है, इलेक्शन दुश्मनी नहीं होती है। इलेक्शन होता है, 8 फरवरी को होगा, खत्म हो जाएगा। हमने, आपने, सबने इस इलाके में रहना है। आप मुझे जानते हैं, मैं आपको जानता हूं, आप मेरी इज्जत करते हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। ये रिश्ता इसी तरह रहना चाहिए, ये ताल्लुक इसी तरह रहना चाहिए। इंतखाबात की वजह से आपकी गली मोहल्ले में आपस में झगड़े नहीं होने चाहिए। मोहब्बत से इलेक्शन लड़ो, आपका हक है, जिसकी मर्जी काम करो। और खास तौर पे जो पुलिस ऑफिसर जिनको इरफान मरवत ने भर्ती करवाया था 30 साल पहले, मैं उनको बताना चाहता हूं कि ठीक है, तुम उसके एहसानमंद होगे, तुम्हारे ऊपर उसने नौकरी देकर तुम्हें अपना गुलाम बनाया होगा। तुम इरफान मरवत के लिए वोट डालना चाहते हो, डालो, तुम्हारी मर्जी है।
کوئی جبر نہیں ہے. تمہارا خاندان اس کو ووٹ دینا چاہتا ہے, ووٹ دو, میرا کوئی جبر نہیں ہے. میں بھی ووٹ مانگوں گا, وہ جس کو مرضی ہے دو. لیکن جو طریقہ کار ان بھرتی ہونے والے پولیس والوں نے اختیار کیا ہوا ہے, مجھے مجبور مت کرنا کہ میں کہیں کھڑے ہو کے نام لے لے کے بتاؤں کہ تم نے کس کس کو کیا بولا ہے. تمہارے پروموشن بھی ہونے والے ہیں, تمہاری نوکریاں بھی ہیں. اگر تم نے یہ غنڈہ گردی پولیس کی وردی میں جاری رکھی تو پھر میں تمہاری نوکریاں بھی کھا سکتا ہوں, اور تم نے پروموشن کے تمہارے آگے ریکارڈ بن رہے ہیں وہ بھی خراب کر سکتا ہوں. آج میں نام نہیں لے رہا ہوں, اگر آپ باز نہیں آئے میں نام بھی لوں گا, ایک ایک آدمی کا نام لوں گا, اور میں ان لوگوں کو بھی لے کر آؤں گا جن کو تم ڈرا اور دھمکا رہے ہو. یہ طرز عمل اپنا بند کرو. اس طرح سے الیکشن نہیں جیتے جاتے ہیں. تم لوگوں نے پہلے بھی زور لگایا تھا, اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی تھی اور تم ناکام ہوئے تھے. آج بھی میری کامیابی سب سے بڑی کیا ہے, یہ حلقہ جو کبھی ایم کیو ایم کا گڑھ تھا, یہ حلقہ جو کبھی مروت کا گڑھ تھا, یہ حلقہ جو کبھی مسلم لیگ نون کا گڑھ تھا, آج وہ سب مل کے کوشش کرنے میں لگے ہوئے کہ اس کو کیسے ہرائیں. یہ ہماری جیت ہے, یہ ہماری جیت ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف یہ سارے اکٹھے ہونے میں لگے ہوئے ہیں. یار اکیلے تو یہ ہار نہیں سکتے ہیں, اور جماعت اسلامی بھی سنا لگی ہوئی ان کے ساتھ. تو یہ سارے اس چکر میں ہے کہ سب مل جاؤ اور کسی طرح سے اس کو ہراؤ. انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا, میں تو چھوٹا سا آدمی ہوں, کمزور سا آدمی ہوں, یہ سب مل جائیں گے انشاءاللہ تعالی, ان کو پھر بھی ہرائیں گے اور بھاری مارجن سے ہرائیں گے. اس لیے کہ ہم نے لوگوں کی خدمت کی ہے, ہم نے لوگوں کے ساتھ ایک رشتہ قائم کیا ہے, ہم نے لوگوں کے ساتھ ایک محبت قائم کی ہے. میں ہر تقریر میں ایک بات کہتا ہوں کہ شاید کوئی بندہ آ جائے سامنے, اس علاقے کی حلقے کی آبادی 5 لاکھ کے قریب ہے. میں تقریر میں کہتا ہوں ان 5 لاکھ لوگوں میں سے کوئی ایک آدمی آئے, ایک جو یہ کہے کہ میں سعید غنی کے پاس گیا تھا اپنا مسئلہ لے کر اور اس نے مجھ سے بدتمیزی کی, اس نے مجھ سے اونچی آواز میں بات کی. اور میں یہ بھی بتا دوں کہ کئی لوگ ایسے بھی آئے جو مجھ سے اونچی آواز میں بات کرتے تھے, تلخی کرتے تھے, غصہ کرتے تھے, ناراض ہوتے تھے, لڑتے تھے. میں کہتا ہوں وہ لوگ جنہوں نے مجھ سے لڑائی کی تھی, جنہوں نے مجھ پہ غصہ کیا تھا, جو مجھ پہ ناراض ہوئے تھے, جنہوں نے میرے ساتھ اونچی آواز میں بات کی تھی, اگر ان میں سے کوئی آ جائے کہ یار میں نے یہ کہا تھا لیکن سعید غنی نے بھی اونچی آواز میں بات کی تھی, کوئی ایک نہیں ملے گا آپ کو. انشاءاللہ تعالیٰ میں دعوے سے کہتا ہوں کوئی ایک آدمی نہیں ملے گا. ہم نے اپنے علاقے کے لوگوں کو اپنے گھر کے ممبروں کی طرح سمجھایا, فیملی ممبر کی طرح سمجھایا. اگر کوئی ناراض بھی تھا تو بٹھا کے اس کو سمجھایا ہے, کام ہونے والا تھا اس کو بتایا کہ ہو سکتا ہے, نہیں ہونے والا تھا اس کو سمجھایا کہ نہیں ہو سکتا ہے, تمہیں غصہ نہیں کرنا چاہیے. ہم نے اپنا حق نمائندگی اس طرح ادا کیا ہے. میں آپ کو کئی لوگ بتا سکتا ہوں جو مروت صاحب کے کبھی گھر پہ بھی گئے ہوں گے کسی کام کے لیے, اور جواب اس کا کیا آتا سامنے سے, اس کی آنکھیں یہاں ہوتی ہیں, 4 لچے لفنگ کے ساتھ ہوتے ہیں, کیونکہ اونچی آواز میں بات تو کر کے دکھائے صاحب کے ساتھ. میں تو اپنے آپ کو صاحب بھی نہیں کہلاتا بھائی, میں تو بھائی ہوں سب کا, وہ صاحب کہلاتا پھرتا ہے. تو صاحب سے اونچی آواز میں کوئی بات کرتا تھا اس کی زبان کھینچنے کی باتیں ہوتی تھیں. یہ جو غنڈہ گردی بدماشی ہم نے ختم کی ہے, اس غنڈہ گردی بدماشی کو اس علاقے میں دوبارہ انشاءاللہ تعالی نہیں آنے دیں گے. میں ایک صرف آخر میں بات کر کے آپ سے اجازت دوں گا کہ الیکشن کمیشن خاص طور پہ اس سے میری گزارش ہے کہ دیکھیں صوبہ سندھ میں جب نگراں حکومت آئی تھی اس وقت صوبہ سندھ میں تمام آفیسرز کا تبادلہ ہوا تھا. پولیس میں آئی جی سے شروع کیا انہوں نے, ہیڈ مورر تک جو تھانوں میں لگے ہوئے تھے سب کے ٹرانسفر ہوئے. ایس ایچ اوز گئے, ڈی ایس پیز گئے, ایس پیز گئے, ایس ایس پیز گئے, ڈی آئی جیز گئے, ایڈیشنل آئی جیز گئے. کوئی ایک افسر بھی ہیڈ مورر کی سطح تک کا ایسا نہیں تھا جو پیپلز پارٹی کے دور میں لگا ہوا تھا اور آج وہ لگا ہوا ہے. سب کے تبادلے ہو گئے. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں, الیکشن پہ ہونا چاہیے تھا. پھر اس کے بعد یہاں پر صوبائی الیکشن کمشنر کا تبادلہ ہوا پیپلز پارٹی کے جو مخالف جماعتیں ان کی فرمائش پر. سچی بات بتاؤں وہ کسی کے کام کا نہیں تھا جس کو ہٹایا انہوں نے. ہم تو پوچھتے رہے کہ جگہ ان سے جو مطالبہ کر رہے ہیں ہٹانے کا ان سے پوچھو کہ اسے کیا گیا ہے. حلقہ بندی میں اس کا کوئی کردار نہیں تھا, باقی کام وہ کوئی کر نہیں سکتا. لیکن بہرحال دباؤ ڈالا الیکشن کمیشن پہ, اور الیکشن کمیشن نے صوبائی الیکشن کمیشن کو تبدیل کر دیا, کسی اور کو لگا دیا. چلے ہم اس پہ بھی چپ ہیں, ہمیں کیا فرق پڑتا ہے, لگا دیں آپ. اس کے بعد ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں بہت سارے تبادلے ہو گئے جو ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسرز تھے ان کے.
پیپلز پارٹی نے پیپلز پارٹی کے رہنما سعید غنی میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں. اس موقع پر ان کی جانب سے مخالفین کو یہ واضح پیغام دیا گیا ہے کہ مخالفین غنڈہ بدماشی سے گریز کریں اور الیکشن